प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, आपका ऑनलाइन टीचिंग में इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत। इससे पूर्व हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मूल अधिकार परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी व्यक्तियों को और सभी विद्यार्थियों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 6 प्रकार के मूल अधिकारों की चर्चा संविधान में की गई है, जिसका विस्तार से हम वर्णन कर चुके हैं। और उसमें से जो संपत्ति का अधिकार है वो अधिकार अब वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। पहले मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था, किंतु वो वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो उसके बाद, उसके अध्ययन के बाद अगली कड़ी में हम जो संवैधानिक उपबंध है अनुच्छेद 32 और 326 में, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी रिट याचिकाएँ मूल अधिकारों के हनन के बाद लगाई जा सकती है या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर किस किस प्रकार की रिट याचिकाएँ दायर की जा सकती है, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मूल रूप से अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में 5 प्रकार की रिटें दायर की जा सकती है, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, हेबियस कॉर्पस रिट, दूसरी परमादेश, तीसरी अधिकार परीक्षा, चौथी उत्प्रेषण और 5वीं प्रतिषेध। तो बारी बारी से हम इसका अध्ययन करेंगे कि किस परिस्थितियों में और किन पर ये रिट याचिकाएँ दायर की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हेबियस कॉर्पस रिट है, लगभग ये सभी रिटें जो है लैटिन शब्दावली से ली गई, लैटिन भाषा से ली गई है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर उपस्थित होना, अर्थात इस रिट के द्वारा न्यायालय व्यक्ति को उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जानने के लिए कि वो वास्तव में सही बंदी बनाया गया है या अवैधानिक तरीके से बंदी बनाया गया है, इसलिए न्यायालय में प्रस्तुत होना आवश्यक माना गया है। ये रिट सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है, किंतु कुछ मामलों में इस रिट पे से छूट दी गई है। जैसे यदि न्यायपालिका ने आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति को पहले से सज़ा दे दी गई हो, या न्यायालय की अवमानना या संसदीय विशेषाधिकार का हनन का व्यक्ति दोषी पहले से ही हो, या उसे निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत बंदी बनाए गए लोगों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है, परमादेश अंग्रेजी में कहते हैं मैंडेमस, अर्थात परमादेश का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं या आज्ञा देना। तो परमादेश के तहत ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हो या उसका कोई अर्ध सरकारी कानून कार्य हो तथा उसने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती हो अथवा कार्य करने से मना कर दिया हो। ये आदेश उच्चतर न्यायालयों द्वारा निम्नतर न्यायालयों को दिया जाता है। तीसरा है अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे यदि किसी पद के अवकाश प्राप्ति की उम्र 62 वर्ष है और 65 वर्ष के व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है तो वह अनुचित है। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि उसका दावा सही नहीं है तो न्यायालय उसे पद से हटा सकता है। उसी प्रकार चौथा है उत्प्रेषण। यह भी लैटिन भाषा से लिया गया। इसका अभिप्राय प्रमाणित करना होता है, अर्थात मंगा लेना होता है। उच्चतम न्यायालय कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है। यह निम्नलिखित मामलों में अपनी रिट याचिकाएँ दायर कर सकता है। यदि किसी न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो तो, और उत्प्रेषण की रिट तब जारी की जाती है जब संबंधित मामले में निचले न्यायालयों ने अपना निर्णय दे दिया हो
अतः उत्प्रेषण की रिट निर्णय देने के बाद ही जारी होती है। सामान्यतया उच्चतम न्यायालय का मानना है कि इसका प्रयोग विशुद्ध प्रशासनिक कार्यों में नहीं किया जाना चाहिए, परंतु बाद में वैधानिक और प्रशासनिक दोनों मामलों में उत्प्रेषण रिट का प्रयोग किया जाने लगा है। और अंतिम 5वीं प्रतिषेध प्रोहिबिशन, यह निवारात्मक याचिका है। इसका प्रयोग न्यायपालिका द्वारा उस समय किया जाता है जब न्यायपालिका में मामला विचाराधीन हो, अतः प्रतिषेध किसी वाद के पहले चरण में दिया जाता है। प्रतिषेध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निचले न्यायालय को संबंधित मामले में कार्य करने से रोकता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के रिट याचिकाएँ दी हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक मानचित्र के माध्यम से या एक प्रारूप के माध्यम से भी समझाया गया है। सबसे ऊपर परमादेश, फिर अधिकार परीक्षा, फिर प्रेषण, फिर प्रतिषेध, फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 हमें इस बात की इजाज़त देता है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। किंतु कुछ अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी दिए गए हैं, इसलिए उच्च न्यायालय भी अनेक मामलों में ये सुनवाई कर सकता है। इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पहले ये प्रावधान था कि जिस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उस व्यक्ति द्वारा ही रिट याचिका दायर की जानी चाहिए थी, किंतु अब उस प्रावधान को बदलकर इसे और सरल कर दिया गया है। अब कोई भी तीसरा व्यक्ति या कोई संस्था या समाज सेवी किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।